आज हम लोग डिटर्मिनेंट के लास्ट एक्सरसाइज में आ गए हैं। 4.6 में कुछ टॉपिक था जो बच गया था। मैंने आपको पहले ही एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा दिया है। डिटर्मिनेंट का ये आखिरी पॉइंट है, जल्दी से इसको देख लेते हैं। बहुत छोटा सा सेक्शन है और अगले क्लास से हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने वाले हैं। कैलकुलस स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आप लोगों को कहा गया है कि आप ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा के सारे फॉर्मूलाज और साथ में उन पर एक अच्छे तरीके से आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि सॉल्यूशन करते समय, सॉल्विंग करते समय आपको दिक्कत ना आए। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। देखिए, ऐसे तो इसका एप्लीकेशन बहुत डिटेल में हम लोगों को नहीं पढ़ना है 12 में। पुराने टाइम के सिलेबस में 2009 तक के सिलेबस में एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट पूरे डिटेल में हमारे सिलेबस में हुआ करता था। लेकिन 9 के बाद जब सिलेबस में थोड़ा चेंज आया है तो उसके बाद छोटा हो गया टॉपिक, और जितना काम का मैं आपको उतना ही बता रहा हूँ फिलहाल। आपको सबसे पहले आज 2-3 रूल्स और डेफिनेशन है वो जानना है। मैंने यहाँ लिख रखा है, आपको पहले वो लाइन्स बाय एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइन से, और आप उसको नोट भी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, उसको नोट कर लेना। उसके बाद ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक, एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6 फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, क्या है एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड पर वही आपको बता रहे हैं। अब देखो, कंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहते हैं? A system of equations is said to be consistent if its solution, ब्रैकेट में क्या लिखा है, one or more exist। मतलब ये है कि अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हो और हम उसका सॉल्विंग करें और सॉल्व करने पर अगर या तो यूनिक सॉल्यूशन आए, जैसा कि x और y का वैल्यू मान लीजिए 2 और 3 आ गया, यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, या फिर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आए। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी आ सकता है, जैसे आप x की वैल्यू 2k, y की वैल्यू 3k, अब आप k की जगह पर 1 2 3 डालते जाओगे, नया नया आंसर आता जाएगा। उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इसलिए यहाँ वर्ड यूज हुआ है मोर। ठीक है, तो जब इक्वेशंस का एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकल पाता है तो हम उन लीनियर इक्वेशंस को कैसा सिस्टम बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। और अगर लीनियर इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं हो पाता है तो हम ऐसे लीनियर इक्वेशंस को किस सिस्टम में रखते हैं? इनकंसिस्टेंट सिस्टम में। देखिए, एक बार पढ़ के बता देता हूं आपको। ए सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब इफ द लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। मतलब अगर कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा तो ऐसे लीनियर इक्वेशंस को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम के कैटेगरी में रखते हैं। अब सवाल है कि कैसे चेक किया जाएगा कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट? क्योंकि हमारे जो एनसीईआरटी पर दिया है ना, वो सिर्फ इतना ही दिया है कि आपको चेक करना है वेदर द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो आप देखिए, यहाँ पर आपको कुछ रूल्स मैंने बताया है और इसके आगे का रूल्स भी मैं आपको अभी लिख के बताऊंगा, लेकिन पहले आप इतना नोट कर लोगे, उसके बाद आपको बताऊंगा। अब देखो, पहले की तरह इक्वेशंस गिवन है, ये 3 लीनियर इक्वेशंस है, 2 भी हो सकते हैं। a, b और x कैसे बनाना है आपको मैट्रिक्स में ही सिखा दिया गया है। a क्या होगा? कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा इसका। सबसे पहले आपको क्या करना है? डिटर्मिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का a का। a कैसे बनता है? ये x y z का कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, आपको पहले बता चुके हैं मैट्रिक्स में, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस के अंदर। तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम यहाँ बनाएंगे और b बनाएंगे, x का यहाँ पे यूज आने वाला नहीं है क्योंकि जितना हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग x का कोई यूज नहीं आएगा। कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट ये चेक करने में सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालेंगे। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, जब डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 नहीं आएगी तो हम सीधा कह देंगे कि उसका कैसा होगा? यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। कैसा सॉल्यूशन आने वाला है? इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि वो कैसे होने वाले हैं? कंसिस्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इक्वेशंस को क्या कहा जाएगा? कंसिस्टेंट। मतलब आप डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालो, डज नॉट इक्वल टू 0 आया, सीधे क्या बोल दो आप? कंसिस्टेंट। उसके बाद अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ a देखें, 0 आ गया, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारा a है वो सिंगुलर आ गया। ठीक है, सिंगुलर आपको पता है ना, जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। अगर ये सिंगुलर आ गया तो उस केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं? एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। मतलब आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, आपको एडजॉइंट निकालना आता है, और b से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी वेरियस रिजल्ट पॉसिबल हैं। रिजल्ट में 0 मैट्रिक्स भी आ सकता है और नॉन 0 मैट्रिक्स भी आ सकता है।
तो आप क्या करें, आप पहले इसको नोट करें अपने पास या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके आगे का रूल्स भी मैं लिख देता हूं और ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू 0 मैट्रिक्स आती है तो क्या होगा, अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू नॉन जीरो मैट्रिक्स आती है तो क्या होगा, और फिर आपको इस पर एक दो क्वेश्चन भी बना के दिखा देंगे। अभी पहले आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं उसका रेस्ट पोर्शन जो है, रेस्ट जो रूल्स है उस पर डिस्कस कर दे रहा हूं कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी आपने निकाला तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इट मे बी जीरो मैट्रिक्स, इट मे बी नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो देखिए रूल क्या है कि इफ, यहां मार्क कर देता हूं, ये एक रूल है, ये एक रूल है। इसके बाद इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू ओ, ओ बीइंग जीरो मैट्रिक्स, जहां पर ओ क्या है, जीरो मैट्रिक्स है, मतलब कि अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए और बी को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट में जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब है कि वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व होने वाले ही नहीं हैं। एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। क्या कहेंगे हम उस केस में, इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन बना के दिखाएंगे अभी आपको कि इनकंसिस्टेंट बोलेंगे अगर रिजल्ट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का एक नॉन जीरो मैट्रिक्स आ रहा होगा तो उस केस में हम बोलेंगे इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन एंड दे आर इनकंसिस्टेंट। अगला क्या रूल है, इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ओ, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू अगर ओ आ गई, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ गई, देन सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब आप यहां पे थोड़ा ध्यान देंगे, सिस्टम में बी आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट according as system have either infinite many solutions or no solution। मतलब कि अगर adjoint of a into b की वैल्यू o आ गई तो उस केस में सिस्टम के जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, मतलब जो इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट भी हो सकते हैं या फिर वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकते हैं। लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आए, मतलब जैसा कि आपको मैं बता रहा था कि यूनिक सॉल्यूशन का मतलब भी सॉल्व हो जाना है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब भी सॉल्व हो जाना है। आप हिंदी मीडियम पढ़ते थे ना, अनंत हल और एक हल। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब अनंत हल, बहुत सारे आंसर्स आ सकते हैं। तो अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा तो उस केस में इक्वेशंस क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो उस केस में क्या कहलाएंगे, इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब यह है कि ये जो तीसरा वाला पॉइंट हमने लिखा, इसके हिसाब से कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट का डिसीजन तभी हो पाएगा जब हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब सॉल्व होगा तभी तो पता चलेगा ना कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आया या नो सॉल्यूशन आया। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आया तो कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन आया तो इनकंसिस्टेंट। तो ऐसे रूल्स इस तरीके से बिना सॉल्व किए तो ये बता पाना पॉसिबल नहीं है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे टॉपिक पर नहीं है, हमारे बुक पर नहीं है, क्योंकि फिर सॉल्विंग करने के लिए ना क्रैमर्स रूल लगाना पड़ता है। अब क्रैमर्स रूल हमारे टॉपिक पे नहीं दिया हुआ। तो जो हमारे क्वेश्चंस होंगे, एक्सरसाइज, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ये जो 6 क्वेश्चन है ना, ये 6 क्वेश्चन या तो इस 1 नंबर पर होंगे, और अगर 2 में आ भी गए कि अगर यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी का हमारा कौन सा केस को फॉलो करेगा, नो सॉल्यूशन वाला। क्योंकि तीसरे वाले में ना बिना सॉल्विंग किए बता पाना नहीं है पॉसिबल कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं, आप इसको नोट कीजिए। हम लोग इसका कुछ एक दो क्वेश्चन भी देख लेते हैं अभी जल्दी से, कैसे बनाना है। उसके बाद हमारा अलजेब्रा सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एलजीब्रा हमने आपको पढ़ा दिया है और कैलकुलस स्टार्ट होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान से चलना है। ओके, आप इसको नोट कीजिए पहले। चलिए अभी हम लोग आ जाते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप कि आपको रूल समझ में आ गया होगा। बना के भी आपको एक दो क्वेश्चन दिखा देते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशंस दिया हुआ है, आपको याद होगा मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते थे, above इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे अरेंज कर सकते हैं, याद है ना।
1 2 2 3 और यहाँ पर एक्स वाई इधर क्या लिख देंगे 2 3 ax इक्वल टू बी। अब देखिए ax इक्वल टू बी के फॉर्मेट पे ताकि आपको a और b आइडेंटिफाई करना आसान हो, है ना। या आप पहले जैसा लिखते थे द अदर इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ax इक्वल टू b वेयर a इक्वल टू दिस b इक्वल टू दिस, वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसको इससे कंपेयर करें या फिर आप ऐसे लिख दें यहाँ पे इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म इक्वेशन को, है ना। कंपेयरिंग with ax equal to b, we get a equal to 1 2 2 3 and b equal to 2 3। कंसिस्टेंसी चेक करने में सिर्फ इन दोनों का यूज होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालोगे 1 2 2 3, सॉल्व करोगे 3 माइनस 4 क्या है -1, देखो लेफ्ट अप माइनस लेफ्ट डाउन, 3 - 4 -1 डज नॉट इक्वल टू 0। और जैसे ही डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, इसका क्या मतलब है, इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। सो दे आर क्या हो गया भाई, कंसिस्टेंट। क्या होगा ये, तो बहुत सिंपल है। आप बस ये कंपेयर चाहो तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन को, नहीं तो पहले जैसे आपको बताया वैसा लिख सकते हो कि ax इक्वल टू b हमने लिखा, a और b को आइडेंटिफाई किया, डिटरमिनेंट ऑफ a निकाला, a डज नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब यूनिक सॉल्यूशन, इक्वेशंस कैसे हो गए, कंसिस्टेंट। अब आपको एक इनकंसिस्टेंट वाला दिखाएंगे क्योंकि दो ही टाइप के क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हैं। वो सॉल्विंग करने के बाद कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, वो हमारे सामने नहीं। अगर होता तो क्रैमर रूल भी बताना पड़ता, ओके। इसको बनाइए। अब आज का लास्ट क्वेश्चन और इसके साथ ही हमारा डिटरमिनेंट कंप्लीट हो जा रहा है। मैट्रिसेस हमने पूरा कर लिया, डिटरमिनेंट कर लिया, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर लिया। आई होप कि आप लोग कैलकुलस के लिए एक्साइटेड भी होंगे और तैयार भी होंगे, क्योंकि बस सिर्फ एक्साइटेड होने से काम नहीं चलेगा, आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वेशन है, चेक करनी है इसकी कंसिस्टेंसी। तो जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। द इक्वेशंस may be written as ax equal to b where a is equal to 1 3 2 6 and b equal to 5 and 8। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे 1 3 2 6, सॉल्व कीजिए, 6 - 6 क्या आ गया, 0। तो 0 आया, इट मींस मैट्रिक्स A इज सिंगुलर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ A इनटू B। रूल्स पता है ना आपको, बताया था अभी। तो जैसे ये 0 आया, जैसे इसका रिजल्ट 0 आया ना, वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ A इनटू B, है ना। क्या करें, आप एडजॉइंट ऑफ A निकालने का तरीका आपको पता है ना। एडजॉइंट ऑफ A, यहाँ पर कैपिटल A यूज कर लिया जाए, A11 A12 A21 A22, याद होगा। इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो कोफैक्टर था तो 1 1 1 2 2 1 2 2 होता, मैंने क्या कर दिया, ट्रांसपोज। चलो निकालते हैं। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 करो, 6 आ रहा है, ठीक है। 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 आ रहा है, लेकिन लिखना क्या होगा, -2। रूल्स तो पता है ना आपको। अब चलिए 2 1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या हो रहा है, 3, लिखना क्या हमको, -3। सेकंड रो सेकंड कॉलम कैसे करें देखना आप, ये -3 कैसे आया, मैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम क्लोज किया, ठीक है। अब करेंगे सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 आ रहा है, ये हमने निकाला एडजॉइंट ऑफ A। फिर से चेक कर लो, 1 1 6 1 2 -2, ओके। 2 1 3 आया, -3 लिखा हमने। 2 सेकंड रो फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या आ रहा, 1। अब क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ A इनटू B। एडजॉइंट ऑफ A इनटू क्या बनाना है, B। 6 -3 -2 1, और B की जगह क्या हमारा 5 और 8, करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम
यहाँ लिखना होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखना होगा। देखना है कि ये जीरो मैट्रिक्स तो नहीं आ रहा ना। चलो जीरो मैट्रिक्स आने वाला क्वेश्चन है नहीं हमारे पास। मल्टीप्लाई करो 6 into 5 is 30 minus 3 into 8 minus 24। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करो -2 into 5 minus 10 plus 1 into 8 8। क्या हो जा रहा है यहाँ पर 30 minus 24 6 हो गया और यहाँ हमारा -2। ओवरऑल क्या देखें, इट इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना आप लोग, बट इट इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आ गया देन वी हैव टू कैलकुलेट एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, एंड व्हेन वी कैलकुलेटिंग एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी वी गॉट दैट इट इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। ओके, तो जब जीरो मैट्रिक्स नहीं आया तो क्या लिखेंगे, सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी डज नॉट इक्वल टू ओ जीरो मैट्रिक्स, so equations have no solution, it means they are क्या हो गए, inconsistent। ये हो गया हमारा रिजल्ट। ओके, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल वे में आप सॉल्व करें। क्या क्या किया मैंने आपको देख लीजिए। आप डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, जीरो आया तो उसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकालना। वो जीरो मैट्रिक्स नहीं आया, इसका मतलब है कि इक्वेशंस जो स्टार्टिंग में हमारे पास थे, जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ये कैसे कैटेगरी में आ जाएंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अब हम लोग अगले दिन से बात करेंगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पर। तब तक आप लोग सारा फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह अच्छे से लर्न कर लें, एक बार वापस रिकॉल कर लें रूल्स को भी, ताकि नेक्स्ट डे से हम लोग आपको तो बेसिक से बताया जाएगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ओके।